जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे प्यारे साथियों का इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल इन स्टडी स्टेज पर। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री इतिहास का दूसरा नंबर चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद का जो कि अध्याय 2 है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना है, ठीक ना। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लाए हैं, क्या लाए हैं, इस वीडियो में वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाए हैं। इस वीडियो को आप लोग सबसे पहले शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक ना। ये सब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। देखिए हमारा एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन देखिए कितना काफ़ी बहुत बढ़िया शानदार मोटिवेशन है। देखिए क्या कहता है मोटिवेशन, देखिएगा क्या कह रहा है। फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ठीक ना। तो इसलिए फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितनों कांटा है तो आपका ध्यान नहीं भटके। देखिए ये बिल्ली को आप देख रहे हैं क्या, इस बिल्ली को आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से चल रहा है कि रास्ते में इसका ध्यान सिर्फ रास्ता पर ही है। कितने भी कांटे क्यों ना आपका ध्यान नहीं भटके, कांटा है लेकिन इसका ध्यान नहीं भटक रहा। देखिए कैसे चल रहा है, ठीक ना। तो इसी बिल्ली के तरह आपको जो है कि मेहनत करना है, परीक्षा की तैयारी करना है, ठीक ना। आगे देखते हैं, आगे हमारा मोटिवेशन क्या है। आगे हमारा मोटिवेशन है जो जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं ना, वो समुंदर मतलब समुद्रों पर भी पत्थरों की पुल बना देते हैं। जो कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थर का पुल बना देते हैं, ठीक ना। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये सब वानर सब है, मतलब बजरंगबली सब जो है कि देखिए ये राम भगवान है, ये राम भगवान है, ये सब देखिए कितना बड़ा समुद्र है, इस पर पत्थरे का पुल बना दिया। देखिए कितना पुल है बनाने में, कितना बहुत मेहनत लगा है, लेकिन ये सबको मंजिल पाने की चाहत है तो ये समुद्र पर भी पत्थर का पुल बना दिया, ठीक ना। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमारा देखिएगा क्या है। प्रश्न नंबर 1 जो है हमारा है खूनी रविवार क्या है। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि खूनी रविवार क्या है। तो आपका इसका जवाब देना है 1905 ईस्वी में रूस जापान से युद्ध में हार गए थे। क्या हुए थे, हार गए थे। कौन, रूस जापान से युद्ध में हार गए थे, मतलब रूस जापान से युद्ध में हार गया था, ठीक ना। रूस की अर्थव्यवस्था मतलब पैसा कौड़ी चरमरा गई थी, मतलब पैसा कौड़ी की कमी हो गई थी बहुत। युद्ध आप तो जानबे नहीं करते हैं कि जब कोई युद्ध होता है तो उसमें कितना नुकसान होता है, उसमें लाभ तो किसी को नहीं होता है, काफी नुकसान ही होता है। इसी कारण रूस की सभी जनता भूमि, शांति और रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। लेकिन जार जार किसको कहते हैं, आपको है मालूम। जार किसको कहते हैं, रूस के राजा को जार कहते हैं। जार के निर्देशों मतलब उसके आदेशों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। वहां पर खून बहा, अनेक लोग घायल हुए। यह घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार किस दिन हुआ था, रविवार के दिन हुआ था। तो इसलिए इसे खूनी रविवार और लाल रविवार भी कहा जाता है। इसको एक बार फिर से देखते हैं, ठीक ना। फिर से एक बार देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न जो है कि क्या है खूनी रविवार क्या है, ठीक ना। हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या है, खूनी रविवार क्या है। तो आपको जवाब क्या देना है, आपको जो जवाब देना है देखिए 1905 ईस्वी में रूस जापान से युद्ध में हार गए थे। 1905 ईस्वी में रूस जापान से युद्ध में क्या हो गए थे, हार गए थे। रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, रूस की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, चरमरा गई थी। इसी कारण रूस की सभी जनता भूमि, शांति और रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। कौन, वहाँ की जनता, मतलब राजा के यहाँ जा रहे थे भूमि, शांति और रोटी दो का नारा लगाते हुए। लेकिन जैसे ही राजा मतलब रूस के सम्राट राजा को क्या कहते हैं, जार, जैसे इस जार को पता चला तो इसने
निर्देश दिया, आदेश दिया गोली चलाने का, ठीक ना। इसने सेनापति को कहा कि सेनापति आदेश दो कि गोली चलाया जा। बस जैसे इसने आदेश दिया, वहां पर उसका जो सैनिक होता है धड़ाधड़ गोली चलाना शुरू कर दिया। इसमें खून बहा, अनेक लोग घायल हुए। जैसे आप लोग जलियांवाला बाग का तो जानते ही होंगे, उसमें कैसे यो कितनों जैसे लाल पूरा खून ही खून दिखाई देता था, कैसे उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ था। यह घटना खून बहाने अनेक लोग घायल हुए। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार के दिन हुआ था। पूछेगा यह घटना जो है खूनी रविवार किस दिन हुआ था? रविवार के दिन हुआ था, तो इसलिए इसे खूनी रविवार भी कहते हैं, क्योंकि रविवार के दिन हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। और इसे लाल रविवार भी कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि खून कैसा होता है? लाल ही होता है, तो इसलिए इसे लाल रविवार भी कहा जाता है, ठीक ना। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न जो है कि प्रश्न खोआ मलाई की तरह है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग इस प्रश्न का और उत्तर का दोनों का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या फिर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। 1905 ईस्वी में खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार जो घटना है 1905 ईस्वी में रूस जापान से, रूस जो है कि बड़ा देश था और जापान छोटा, बड़ा देश छोटा देश से हार गया था। समझ सकते हैं, हार गया था। रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, खराब हो गई थी। इसी कारण रूस की सभी जनता भूमि शांति और रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे, लेकिन जार ने इन निर्देशों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और खून बहा, अनेक लोग घायल हुए। यह घटना पुराने मतलब 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 1905, वो भी रविवार के दिन, तो इसीलिए इसे खूनी रविवार कहते हैं, ठीक ना। आगे 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं, कितना नंबर? 2 नंबर, ठीक ना। 2 नंबर प्रश्न को अब देखना शुरू करते हैं। 2 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या है। 2 नंबर जो हमारा प्रश्न है कहता है कार्ल मार्क्स 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 2 नंबर जो प्रश्न कहता है कार्ल मार्क्स की जीवनी को लिखिए। भैया आप जो है ना कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में क्या सब जानते हैं? तो हम यही जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कि हुआ था। कब हुआ था पूछता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 ईस्वी को। और कहाँ पर हुआ? तो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था? 5 जर्मनी में, ठीक ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में? यहूदी परिवार में। इनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिताजी का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। इसके पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स, जो पेशे मतलब वह वकील थे। वह क्या थे? कार्ल मार्क्स के पिताजी क्या थे? वकील थे। इन्होंने 1824 ईस्वी में आगे चलकर ईसाई धर्म को अपनाया। मतलब यह जो है कि इनके पिताजी हेनरिक मार्क्स, उसने 1824 ईस्वी में आगे चल करके ईसाई धर्म को अपना लिया, ठीक ना। उसको वही धर्म बढ़िया लगा। और उनकी प्राथमिक शिक्षा बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में 1836 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? तो बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में। कब हुआ था? 1836 ईस्वी में। और यह जो है ना बचपन से ही मेधावी छात्र थे, मतलब बचपन से ही तेज छात्र थे। उन्होंने अर्थशास्त्र, कौन सा विषय? अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया 1843 ईस्वी में। कब? 1843 ईस्वी में इसने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया और 1844 ईस्वी में इसकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हो जाती है। किससे? इसकी जो मुलाकात है भाई साहब देखिए, इसको जूम कर लेते हैं। 1844 ईस्वी में इसकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स किससे हो जाती है? फ्रेडरिक एंगल्स से हो जाती है। और इन दोनों ने मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, ठीक ना। साम्यवादी घोषणा पत्र किसे कहते हैं? साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक ना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब किया था? 1848 ईस्वी में किया। पूछेगा कि आपका बोर्ड परीक्षा में क्या आता है प्रश्न, जानते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने। कब किया? 1848 ईस्वी में, ठीक ना। कार्ल मार्क्स ने नारा लगाया कि क्या नारा लगाया? दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, साथ ही पूंजीवाद मतलब जो अमीर
लोग थे जानते हैं, उसका इसने घोर विरोध किया कि पूंजीवादी लोग गरीबों का जमकर शोषण कर रहे थे। इसकी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और अंत में कार्ल मार्क्स जी का निधन जो है कि 1843 ईस्वी में लंदन में हो जाती है, ठीक ना, यही आपको याद कर ले। साथ ही जो है कि क्या जानते हैं, साथ ही इसने पूंजीवाद का घोर विरोध किया। जो पूंजीवाद लोग गरीबों का जमकर शोषण कर रहे थे, वहाँ का जो पूंजीवादी लोग थे ना, वो गरीब को जम करके शोषण कर रहे थे, उसका घोर विरोध किया। और इसकी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल है, जो कि 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पूछेगा प्रश्न कि कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना कौन है, तो दास कैपिटल, उसकी प्रकाशन कब हुआ, 1867 ईस्वी में, ठीक ना। और उसको क्या कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। किसको, दास कैपिटल को। ये एग्जाम में आता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए दास कैपिटल को, ठीक है ना, दास कैपिटल। अंत में कार्ल मार्क्स जी का निधन हो जाता है कब, तो 1883 ईस्वी में। और कहाँ पर हो जाता है, लंदन में हो जाता है, ठीक ना। आपको अच्छी तरीका से याद कर लेना है। कार्ल मार्क्स जी का अंत कहाँ हो जाता है, 1883 ईस्वी, लंदन में। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं इसके सिद्धांत को। इसने कितने सिद्धांत दिए, कार्ल मार्क्स जी जो है, कार्ल मार्क्स ने कितने सिद्धांत दिए, तो आपका जवाब आना चाहिए 5 सिद्धांत दिए। और 5 सिद्धांत का नाम क्या है, पहला देखिए, पहला सिद्धांत जो उसने दिया, पहला सिद्धांत दिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, ऐसे एग्जाम में पूछता है, कार्ल मार्क्स के जीवनी लिखिए, तो आपको यही लिखना है। पहला सिद्धांत इसका क्या हो जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। और चौथा हो जाएगा मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है ना। राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा सिद्धांत राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, ठीक ना। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स जी जो है 5 सिद्धांत दिए, ठीक ना। एक बार फिर रिपीट करें, पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, और चौथा हो जाएगा मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, ठीक ना। तो इस प्रकार से पांचों सिद्धांत आपको हम मालूम चल गया होगा, ठीक ना, आपको मालूम चल गया होगा इसका 5 सिद्धांत। और जानते हैं आगे बढ़ के इसने 6 इतिहास को 6 भागों में बांटा भी है, ठीक ना। इसने इतिहास को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। इसने मतलब कि इसने क्या, कार्ल मार्क्स जी ने इतिहास को 6 भागों में बांटा है। कितने भागे में, 6 भागों में बांटा है, ठीक ना। कौन कौन सा वह 6 भाग है उसको देखते हैं। पहला जो हो जाएगा आदिम समाजवादी, दूसरा दासता का युग, तीसरा सामंती युग, चौथा पूंजीवादी युग, और पांचवा जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, पांचवा है साम्यवादी युग, पांचवा है साम्यवादी, और छठा है समाजवादी युग, ठीक ना। तो देख लीजिए, इसने इतिहास को 6 भागों में जो बांटा है, इसका पहला नाम है आदिम समाजवादी, दूसरा दासता का युग, तीसरा सामंती युग, चौथा पूंजीवादी युग, पांचवा साम्यवादी युग, और छठा क्या है, अंतिम समाजवादी युग, ठीक ना। तो आपको जो है कि इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो खींच लीजिए, ठीक ना। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये प्रश्न आपको हर हाल में याद कर लेना है, ताकि आपका जो परीक्षा है अच्छी तरीका से चले, ठीक ना। इसका भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खींच लीजिए, ठीक ना। ये है कार्ल मार्क्स की जीवनी, ठीक ना, इसका भी खींच सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट। खूनी रविवार है ये घटना, ठीक है ना। खूनी रविवार और कार्ल मार्क्स की जीवनी बता दिए, ठीक है ना। उसके बाद कार्ल मार्क्स की जीवनी तो कंप्लीट हो गया, इसका सिद्धांत था, और इसने 6 भागों में बांटा था। आगे हम बढ़ते हैं, क्या ब्रेस्ट लिटोवस की संधि देखते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, ठीक है ना। ब्रेस्ट लिटो 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि क्या है। हम इसका जवाब क्या देंगे जानते हैं, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि क्या देंगे, इसका उत्तर ब्रेस्ट लिटोवस की संधि कब हुआ था, 3 मार्च 1918 ईस्वी को। देखिए ब्रेस्ट लिटोवस की संधि कब हुआ था, 3 मार्च 1918 ईस्वी को जर्मनी और रूस के बीच हुआ था।
संधि जानते हैं, संधि मतलब दो आदमी, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि में रूस और जर्मनी एक हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस की संधि? 3 मार्च 1918 ईस्वी को। किसके किसके बीच में? रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। कौन सी संधि? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। कब हुआ था? 3 मार्च 1918 ईस्वी को। तो हम आपको ऐसे अभी ये याद करा देंगे, ठीक ना। जिसका गठन 1918 ईस्वी में लेनिन ने किया था, हो गया। यहाँ से भी एक प्रश्न उठता है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि की शुरुआत यानी कि गठन किसने किया? तो आपको जवाब देना है लेनिन ने किया था, ठीक ना। जिसका उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था देखिए क्या है। पहला उद्देश्य था शांति स्थापित करना, मतलब देश में जो है कि शांति स्थापित करना। दूसरा था अर्थव्यवस्था में सुधार। तीसरा जो थे क्या? सेनाओं की राहत में सुधार, मतलब खान पान उस सब में, सारा चीज में सुधार। तो इस प्रकार से लेनिन ने बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो है कि 3 मार्च 1918 ईस्वी को। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि कभी? 3 मार्च 1918 ईस्वी को। आप लोग ऐसे बोलिए और याद कीजिए। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि कब? 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि कभी? 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक ना। जिसका गठन 1918 ईस्वी में लेनिन ने किया था। जिसका उद्देश्य निम्न है, मतलब पहला उद्देश्य था शांति स्थापित करना, दूसरा अर्थव्यवस्था में सुधार, तीसरा सेनाओं की राहत में सुधार, ठीक ना। तो इस प्रकार से ब्रेस्ट लिटोवस की संधि कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो खींच सकते हैं, खींच लीजिए ताकि आप इसको लिख कॉपी में बढ़िया से लिख सके। और ये प्रश्न 2 नंबर या फिर 4 नंबर 5 नंबर में आ जाता है, ठीक ना। आपको ये प्रश्न हार हार में जो कि लिख के रख लेना है, रखना ही नहीं है, याद भी कर लेना है, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इस प्रश्न का खींच लिए होंगे, हमको उम्मीद है पूरी तरीका से, ठीक ना। देखिए कहते हैं, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके तेरा लाडला दिखाएगा। तो उसके सपनों को पूरा करके दिखाना है, ठीक ना। तो दिखाने के लिए क्या आपको पढ़ना पड़ेगा और क्या। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर अक्टूबर क्रांति क्या है? 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? अक्टूबर क्रांति। इसको बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अक्टूबर क्रांति क्या है, या फिर किसे कहते हैं? अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? या फिर इसको अक्टूबर क्रांति नहीं बल्कि नवंबर क्रांति भी पूछ दिया है। नवंबर क्रांति क्या है? और नवंबर क्रांति भी नहीं पूछेगा तो पूछेगा बोल्शेविक क्रांति क्या है। 3 गो प्रश्न जो है इसी में छुपा हुआ है। ये जो उत्तर लिखे हम इतना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो उत्तर है, इसमें 3 गो प्रश्न का उत्तर है। पहला तो अक्टूबर क्रांति, दूसरा नवंबर क्रांति और तीसरा बोल्शेविक क्रांति, ठीक ना। तो तीनों प्रश्न अगर आ जाए तो आपको यही उत्तर देना है। और ये प्रश्न आपको हर हाल में याद कर लेना है, क्योंकि जानते हैं 3 प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया, जानते हैं बहुत बड़ी बात है, ठीक ना। तो देखते हैं हम प्रश्न को, अक्टूबर क्रांति या फिर नवंबर क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति क्या है। तो हमारा जवाब होगा क्या जानते हैं? रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई उसी को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी में रूस के बोल्शेविकों ने, किसने? रूस के बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड, कहाँ? पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। और यह घटना जो है जानते हैं, पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना, को हुआ था। तो इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं, ठीक ना। पुराने कैलेंडर के अनुसार होता है 25 अक्टूबर 1917, उसके अनुसार कहते हैं अक्टूबर क्रांति। और अभी के अनुसार कहते हैं तो 7 नवंबर हुआ, तो नवंबर क्रांति भी इसको कहते हैं। और नवंबर क्रांति के साथ साथ इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। इसका 3 नाम क्या? बोल्शेविक क्रांति, उसके बाद दूसरा है नवंबर क्रांति और तीसरा है अक्टूबर क्रांति, ठीक ना। नवंबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति, तो इसका 3 गो नाम आप लोग जान गए, ठीक ना। और रूस के बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। आपको याद रख लेना, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। ऐसे अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो आपको सीधी सी बात में जवाब देना है। रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस के बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के
रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अपना अधिकार कर लिया। और यह जो घटना है भाई साहब, पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था, तो इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, इसको नवंबर क्रांति भी कहते हैं, और इसको वैश्विक क्रांति भी कहते हैं। तो जो है कि 4 नंबर प्रश्न हमारा क्लियर हो गया पूरी तरीके से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न हमारा है क्या है, 5 नंबर प्रश्न आ चुका है हमारा स्क्रीन पर। 5 नंबर जो हमारा प्रश्न है, अप्रैल थीसिस क्या है। 5 नंबर देखिएगा क्या है प्रश्न, अप्रैल थीसिस क्या है। तो इसका जवाब देना है। इसका गठन जो है कि अप्रैल थीसिस का गठन 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन के द्वारा किया गया था। अप्रैल थीसिस का गठन किसके द्वारा किया गया था, लेनिन। अप्रैल थीसिस का गठन किसके द्वारा किया गया, लेनिन। कब किया गया, 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को, ठीक ना। आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जिसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, केरेंस्की सरकार को गिराना था, ठीक ना। जिसका उद्देश्य था कि केरेंस्की सरकार को हर हाल में गिराना है। और लेनिन जो है कि पेट्रोग्राड पहुंचकर अपना जोरदार धमाकेदार भाषण देकर जनता को आकर्षित कर लिया और नारा दिया कि तुम्हें क्या चाहिए, भूमि, शांति और रोटी, या फिर युद्ध और भुखमरी चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम ही सब बताओ जनता। तो इसने इस प्रकार से अप्रैल थीसिस का गठन हुआ था, ठीक ना। इसका गठन 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था केरेंस्की सरकार को गिराना। लेनिन पेट्रोग्राड पहुंचकर अपना जोरदार भाषण देकर जनता को आकर्षित कर लिया और नारा दिया, तुम्हें क्या चाहिए, भूमि, शांति और रोटी चाहिए कि युद्ध और भुखमरी चाहिए। तो यही हुआ अप्रैल थीसिस, ठीक ना। तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो खींच सकते हैं, ठीक ना। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप सब, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं। बहुत ही बढ़िया से प्रश्न को देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, 6 नंबर प्रश्न आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। 6 नंबर जो प्रश्न है देखिए, कहता है लेनिन कौन था। लेनिन जो है कि भाई साहब कौन था, लेनिन कौन था। तो इसका जवाब जानते हैं क्या देंगे, लेनिन कौन था। तो इसका हमको जवाब देना है क्या, लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में। कब हुआ था लेनिन का जन्म, 1870 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा लेनिन का जन्म कब हुआ था, तो आपको जवाब देना है 1870 ईस्वी में। यह जो है कि बोल्शेविक दलों का सबसे बड़ा नेता था। बोल्शेविक दल, रूस में 2 दल था, पहला बोल्शेविक और दूसरा मेनसेविक। और इसमें जिसमें सबसे ज्यादा बोल्शेविक दल में क्या था, बोल्शेविक दल, जिसमें बहुमत वाला दल था। इसमें अनेक प्रकार के बहुत ज्यादा इसमें आदमी था। और मेनसेविक में कम मत वाला, अल्पमत कहते हैं किसको, मेनसेविक। और बोल्शेविक मतलब अधिक मत वाला, ठीक ना। तो इसमें ज्यादा संख्या वाला था ये दल। बोल्शेविक दल में क्या था, बहुत ज्यादा संख्या वाला दल था। इसका सबसे बड़ा नेता था लेनिन। जन्म हुआ 1870। और लेनिन का जो झुकाव है साम्यवाद की तरफ था। साम्यवाद समझते हैं क्या है, साम्यवाद देखिए अगले वीडियो में हम बताए थे साम्यवाद क्या है। साम्यवाद उसको कहते हैं समाज में रहने वाले वैश्य समाज में रहने वाले सभी लोगों को जब समान रूप से अधिकार होता है ना, उसे साम्यवाद कहते हैं, ठीक ना। समाज में रहने वाले सभी लोगों को जब समान रूप से अधिकार होता है तो उसे साम्यवाद कहते हैं। कि उसी के तरफ था लेनिन, ठीक ना। यह जारशाही के विरोध थे, मतलब रूस के राजा का खिलाफ था ये। जिसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है, जिसका सबसे बड़ा कारण था, इसका जो एक बड़ा भाई है, इसका बड़का भाई को एक जार की हत्या के इल्जाम में गोली मारकर हत्या कर देना था। मतलब किसी इसका बड़े भाई जो थे उसको किसी तरह से फंसाया गया कि इसने एक जार को मार दिया है, मर्डर कर दिया है। उसी इल्जाम में इसके बड़े भाई को ही मार दिया, ठीक ना। किसके बड़े भाई, लेनिन का जो बड़ा भाई था उसको उसी के इल्जाम में बिना मतलब का गोली मारकर हत्या कर देना। 1905 ईस्वी की क्रांति में लेनिन बहुत बड़ा योगदान दिया। 1905 का जो रूसी क्रांति हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, किसने, लेनिन ने। लेकिन खूनी रविवार घटना के बाद यह भागकर स्विट्जरलैंड चले गए और निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे ही खूनी रविवार घटना हुआ ना, ये भाग करके चल गया स्विट्जरलैंड। कहाँ चला गया, स्विट्जरलैंड, ठीक ना, चला गया। 1900 पुनः फिर जो है कि 1917 ईस्वी में, कब, पुनः जो है कि देखिए 1917 ईस्वी में लेनिन
वापस आकर केरेंस्की की सरकार को केरेंस्की की सरकार को हटाया और खुद ही गरीबों का मसीहा बन गया तथा त्रोत्स्की को अपना युद्ध मंत्री बनाया। किसको अपना युद्ध मंत्री बनाया? लेनिन जो है कि अपना युद्ध मंत्री किसको बनाया? ट्रोत्स्की को, ठीक ना। ट्रोत्स्की को क्या बनाया? अपना युद्ध मंत्री बनाया और इसने लाल सेना का गठन किया। किसने? ट्रोत्स्की ने, ठीक ना। तो इसका लेनिन का जो है कि निधन हो जाता है 1924 ईस्वी में, ठीक ना। लेनिन का निधन कब हो जाता है? 1924 ईस्वी में। तो इस प्रकार से लेनिन के बारे में आप समझिए, ठीक ना। लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। यह बोल्शेविक दलों का सबसे बड़ा नेता था। बचपन से ही लेनिन का झुकाव साम्यवाद की तरफ था। यह जारशाही के विरोधी थे, जिसका सबसे बड़ा कारण था इसके एक बड़े भाई की एक जार के हत्या के इल्जाम में गोली मारकर हत्या कर देना था। 1905 के क्रांति में लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन खूनी रविवार घटनाओं के बाद यह जो है कि भाग करके चला गया स्विट्जरलैंड और वहां पर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और वहां से फिर पुनः आता है 1917 ईस्वी में यह वो लेनिन वापस और केरेंस्की की सरकार को हटाया तथा खुद गरीबों का मसीहा बन गया। ट्रोत्स्की को अपना युद्ध मंत्री बनाकर इसने लाल सेना का गठन किया और अंत में हो जाता है 1924 ईस्वी में लेनिन का निधन। तो यह लेनिन के बारे में अब हो जाता है समाप्त, ठीक ना। अब हो जाता है समाप्त। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखते हैं प्रश्न। इसको स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खींच सकते हैं, खींच लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो खींच सकते हैं आप लोग। लेनिन कौन था इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और आपको याद करना है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट खींचने से नहीं चलेगा काम, याद करना होगा तब ना लिखेंगे। देखते हैं अब हम कितने 7 नंबर प्रश्न को। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई? लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई? इसका जवाब देंगे। जानते हैं क्या? रूस में लेनिन कुशल सामाजिक नेता था। मतलब रूस में लेनिन बहुत अच्छा नेता था। वो इतना काम करता था कि जनता इसके प्रति जो है कि जान देने के लिए चलाता था, ठीक ना। तो ये बहुत बढ़िया नेता था लेनिन। जैसे ही लेनिन के हाथों में सत्ता आई तो इसने रूस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे लेनिन के हाथ में सत्ता आया, इसने क्या किया जानते हैं? इसने किसान और वहाँ के जो गरीब लोग आम जनता सब थे उस सब को आगे बढ़ाने के हाथ में क्या और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करने के लिए 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया, ठीक ना। इसको एक बार और देखते हैं। नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन के द्वारा क्यों की गई? रूस में लेनिन कुशल सामाजिक नेता था। जैसे ही लेनिन के हाथों में सत्ता आई तो उसने रूस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए 1921 ईस्वी में देश में एक नई आर्थिक नीति लागू कर दिया, ठीक ना। तो 7 का ऑप्शन नंबर नहीं, 7 का जो है कैंसर खत्म होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, खींच लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर जो हमारा प्रश्न है, 8 नंबर क्या है प्रश्न? नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं? नई आर्थिक नीति जो लेनिन ने लागू किया उससे आप क्या समझते हैं? यही हमको जवाब देना है ना, ठीक। तो देखते हैं। लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में एक नीति अपनाया गया जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। कब अपनाया गया? 1921 में, ठीक ना। आपको इसे याद रख लेना है। लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? 1921 ईस्वी में। बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, बोर्ड परीक्षा में। और इसे एनईपी यानी नेप का फुल फॉर्म क्या होता है? आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है। इसे नई आर्थिक नीति को क्या कहते हैं? एनईपी नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। लेनिन साम्यवाद व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए किसानों और जनता के हित में सकारात्मक कार्य किए। इसने बहुत बढ़िया कार्य किया। किसके हित में? किसानों और जनता के हित में। किसान और जनता के हित में इसने अनेक सारे सकारात्मक कार्य किया, ठीक ना। जैसे देखते हैं आगे
कौन सा कार्य किया लेनिन। हाँ, देखते हैं क्या 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 जगह जगह पर बैंक खोल दिया। काहे कि वहाँ का जो आदमी था रूस का, बहुत दूर जाना पड़ता था बैंक के लिए, पैसा उठाने के लिए और जमा करने के लिए। कोई कम लगा दिन यहाँ बोल करके, पहले तो साधन मिलता नहीं था, उसको बोल करके जाना पड़ता था। बोल करके जब जाएगा वो, तो ऐसे टाइम पास हो जाता था। एक दिन लगभग वो पता चलता था भीड़ है बैंक में और यहाँ पैसे नहीं निकल पाया। तो इधर आदमी का यूँ इलाज कराने के लिए पैसा निकालना था, लेकिन यहाँ पर पैसे नहीं उठा पाया। पता चला इधर टाटा बाय बाय, एक आदमी खत्म। ठीक है ना। तो इसलिए उसने क्या किया जानते हैं, लेनिन ने जगह जगह पर थोड़ा यहाँ खोला, फिर यहाँ खोला, यहाँ खोला, यहाँ खोला, मतलब नजदीक नजदीक में बैंक खोल दिया। पहले क्या था, एगो यहाँ था, पहले था एगो यहाँ एगो यहाँ। देखिए कितना ये नजदीक कम किया, अच्छा कम किया। ठीक ना। तो इसलिए लेनिन ने जगह जगह पर बैंक खोल दिए और उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। उद्योग, बड़े बड़े उद्योग का विकेंद्रीकरण किया और किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। पहले क्या होता था कि किसान से जो है ना अनाज लेता था, मतलब पहले किसान से अनाज लेता था कि आप कितना उपजाए, उसी का अनाज ही लेता था। अब जो है कि इसने परिवर्तन करके नई आर्थिक नीति के तहत एक निश्चित कर यानी कि टैक्स लगा दिया। उसने क्या किया, देखिए आप जो है ना, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब हम अति नहीं लेंगे अनाज, ठीक ना। उसके बाद चौथा पॉइंट है 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। मतलब जिसमें 20 से कम कर्मचारी है ना, उस उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से, मतलब व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया उसको। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। उसके बाद 5वां पॉइंट है विदेशी पूंजी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। मतलब विदेश से जो पूंजी होती है उसको सीमित कर दिया गया कि आप जो है कि हमारे देश में इतना ही खर्च कर सकते हैं, इतना ही खरीद सकते हैं। इसका सीमित एक तौर तरीका बनाया है। ठीक ना। और आगे देखते हैं, छठा है व्यक्तिगत संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। ठीक ना। तो आपको इतना तो याद कर लेना है। ठीक ना। इतनों को 6 गो लिखा है ना, क्या लिखा है। तो इसने नई आर्थिक नीति के तहत जो लेनिन ने बढ़िया काम किया था, उसी का जो है कि कौन कौन से जगह जगह पर बैंक खोल दिया, उद्योग का विकेंद्रीकरण किया और किसानों से अनाज लेने के स्थान पर टैक्स लगाया। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दे दिया और विदेशी पूंजी की तौर तरीका सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा लागू किया गया। क्या लागू किया गया, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा लागू किया गया। ठीक ना। तो आपको इतना तो आंसर याद कर लेना है। ठीक ना। इसका आंसर इतना को याद कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो खींच सकते हैं, खींच लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी खींच लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक ना। खुश रहिए, खाइए पिए, मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टेंशन लेना ही नहीं है। अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। हाँ, जितने बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक ना। ताकि जो है कि आपको बोर्ड एग्जाम तक में बहुत सारा लाभ मिल सके। ठीक ना। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, क्रांति से पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। आप कोई भी देखिए, छोटी छोटी बात को ध्यान में देना है, तभी आपका रैंक कर आ जाएंगे। क्रांति से पहले, पूर्व मतलब पहले। क्रांति जो हुआ था उसके पहले रूस का जो किसान था भाई साहब, उसका स्थिति कैसा था। तो देखते हैं कैसा था। क्रांति जो हुआ था रूस में, उसके पहले किसान का स्थिति कैसा था। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत क्या थी, बढ़िया थी नहीं, दयनीय मतलब खराब थी। क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी, दयनीय थी, खराब थी। ठीक ना। और उनके जो खेत थे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और वहां पर पुराने ढंग से खेती की जाती थी। पहले जमाना जैसा खेती करते थे,
कि उसमें खाद बीज ये सब नहीं देंगे, ठीक ना। उनके पास पूंजी का अभाव था, मतलब पैसा कौड़ी का अभाव था, उसके पास पैसा कौड़ी नहीं था कि वो जो है कि अभी आधुनिक तरीका से खेती करे, बिया यूरिया ये सब दे, ठीक ना, खाद बीज। टैक्स के बोझ में दबे हुए थे और टैक्स भी उस पर लगता था, तो उसके बोझ में भी पूरा एकदम बढ़िया से खेती नहीं कर पाते थे। रूस का जो सम्राट जार था वो किसानों के प्रति ध्यान ही नहीं देते थे, तो इसलिए किसानों ने क्रांति की, ठीक ना। तो देखते हैं, क्रांति से पूर्व रूस की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और वहाँ पुराने ढंग से खेती की जाती थी। उसके पास पूंजी का अभाव था, टैक्स के बोझ में दबे हुए थे। रूस के सम्राट जार किसानों के प्रति ध्यान नहीं देते थे, तो इसलिए किसानों ने क्रांति की, ठीक ना। इसका जवाब इतनों को दे देना आपको। 9 नंबर का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, खींच लीजिए। अब आप सब स्क्रीनशॉट इसका खींच लीजिए। बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर जो हमारा प्रश्न है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूस का जो क्रांति हुआ इसके 2 कारण हमको आप बताइए। 2 कारण का वर्णन हम लिखेंगे, क्या जानते हैं? सबसे पहले आपको ऐसे लिखना, रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। आपको ऐसे अगर लिखेंगे ना, आपका एक भी नंबर कटने का चांस ही नहीं है। ऐसे लिखिए कि कॉपी से आने वाला आपका नंबर ही नहीं काट सके, उसको नंबर काटने के लिए भी सोचना पड़े, ठीक ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहला पॉइंट, किसानों की स्थिति दयनीय, उसके बाद ऐसे 2 बिंदा दे के ऐसे दे देंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। रूस में 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का क्या हुआ? अंत हुआ। रूस में पूछिएगा कृषक दास प्रथा का अंत जो है कि कब हुआ था? 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत। लेकिन फिर भी वहाँ के किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके खेत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, उसके पास पूंजी का अभाव था, इसलिए वहाँ के किसान क्रांति करने के लिए विवश हो गए। तो ठीक ना, किसानों की स्थिति दयनीय थी। रूस में 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहाँ के किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके खेत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, उसके पास पूंजी का अभाव था, इसलिए वहाँ के किसान क्रांति करने के लिए क्या हो गए? विवश हो गए, ठीक ना। इसका आंसर आपको यही देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट ये देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा जापान से पराजय, ठीक ना। दूसरा पॉइंट क्या है? जापान से पराजय। दूसरा पॉइंट है हमारा जापान से पराजय। निरंकुश राजा होने के कारण रूस, छोटा सा देश, जापान से क्या हो जाता है? युद्ध में हार गया था, तो इसलिए वहाँ की जनता आक्रोशित होकर राजा के खिलाफ क्रांति करने के लिए विवश हो गए, ठीक ना। निरंकुश राजा के कारण रूस छोटा सा देश, रूस छोटा सा देश जापान से, जापान कितना छोटा देश है और रूस है बड़ा देश। रूस क्या है? बड़ा देश। रूस छोटा सा देश जापान से युद्ध में क्या गया था? हार गया था। इसलिए वहाँ की जनता आक्रोशित होकर राजा के खिलाफ क्रांति करने के लिए विवश हो गई, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। और 2 गो पूछा था, 2 गो। ये हुआ दूसरा पॉइंट और ये हुआ पहला पॉइंट, ठीक। 2 गो कारण पूछा था, 2 गो, तो हम 2 गो ही देंगे इसका जवाब। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर देखते हैं प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न क्या है? क्रांति, रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। तो इसका जवाब सुनिए। रूसी क्रांति के कारण क्या है? निम्नलिखित है। पहला, निरंकुश शासक। पहला क्या हो जाएगा? निरंकुश शासक। उसका निरंकुश शासक। क्रांति का एक प्रमुख कारण जारशाही की निरंकुशता था। क्रांति का एक प्रमुख कारण क्या था? जारशाही की निरंकुशता। रूस का सम्राट जार हमेशा कठोर से कठोर कानून नियम बनाते थे और दुश्मनों को कठोर दंड देते थे। वहां की जनता को कोई आजादी ही नहीं थी और राजा के दरबार में राष्ट्रपुतिन नामक भ्रष्ट अधिकारी था। मतलब समझे? कुछ नहीं समझे? देखिए, क्रांति का एक प्रमुख कारण था जारशाही की निरंकुशता। मतलब क्रांति जो हुआ उसमें जारशाही, रूस का जो राजा था वो उसी का देन था। वो बढ़िया नहीं धराया था, ठीक ना। बढ़िया राजा नहीं था, इसलिए वहाँ का सम्राट जार हमेशा कठोर से कठोर
कानून नियम बनाते थे और दुश्मन को कठोर दंड देते थे। और वहाँ का जो जनता है उसको कोई आज़ादी नहीं था। और राजा के दरबार में राष्ट्रपुतिन नामक भ्रष्ट अधिकारी था। भ्रष्ट अधिकारी जो था वो कौन था? रासपुटिन, ठीक ना। इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर इसका पॉइंट। 2 नंबर प्रश्न क्या है? 2 नंबर जो हमारा है दूसरा पॉइंट है कृषकों की दयनीय स्थिति, मतलब किसानों की दयनीय स्थिति। रूस के किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी कब? 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। लेकिन फिर भी वहाँ के किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए थे जिस पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उसके पास पूंजी का अभाव था, वह टैक्स के बोझ में दबे हुए थे, तो इसलिए वहाँ के किसान क्रांति करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक ना, आपको इसका जवाब दे देना है यही। इतनों को स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न, नहीं 3 नंबर क्या पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसका देंगे जापान से पराजय। जापान से पराजय, ये देखिए 5 नंबर में आता है। रूसी क्रांति का वर्णन कभी 5 नंबर में पूछता है तो कभी 2 नंबर में पूछता है, तो आपको दोनों याद कर लेना है, ठीक ना। रूस निरंकुश राजा के कारण रूस छोटा सा देश जापान से युद्ध में हार गया था, इसलिए वहाँ की जनता आक्रोशित होकर राजा के खिलाफ क्रांति करने के लिए विवश हो गया, ठीक ना। तो यह गया तीसरा पॉइंट। चौथा देखते हैं पॉइंट, उद्योगों की समस्या, मतलब रूस में बड़े बड़े उद्योगों की क्या थी? कमी थी। रूस जो है वहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री का कमी था, उद्योग का कमी था, उद्योग फैक्ट्री सब वहाँ पर उसका अभाव था, पूंजी का अभाव था। और सम्राट उद्योगों का निर्माण नहीं करना चाहते थे, क्यों नहीं? जिससे वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई थी। वो जो राजा था वो सोचता था कि अगर हम यहाँ पर जो है कि उद्योग का निर्माण करेंगे तो यहाँ पर बेरोजगार कोई बैठेगा ही नहीं। यहाँ पर बेरोजगार होना भी जरूरी है, तब ना हमको यहाँ ज्यादा मुनाफा होगा। तो इसलिए उसने क्या क्या उद्योग का निर्माण नहीं करना चाहते थे, जिससे वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई थी, ठीक ना। रूस में बड़े बड़े उद्योगों की कमी थी, पूंजी का अभाव था, सम्राट उद्योग का निर्माण नहीं करना चाहते थे, जिससे वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई थी। तो इसका जवाब यही देना आपको। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जब 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तब उसमें रूस सर्वनाक तरीके से हार हो गई थी। रूस का क्या हो गया था? सर्वनाक तरीके से हार हो गया था, ठीक ना। आपको यही याद रख लेना है, ठीक। आगे हम देख